अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन, एक ऐसी कंडीशन जो कि दुनिया के 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट करती है और जिसकी वजह से 9.4 मिलियन डेथ्स अकर होती हैं पर ईयर। तो आज हम पढ़ेंगे कि हाइपरटेंशन है क्या, ये होता किस तरह है और इसको हम मैनेज किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिफिनीशन की अगर हम बात कर ले तो हाइपरटेंशन इज आइडेंटिफाइड एज द लेवल एट विच ट्रीटमेंट रिड्यूसेस हेल्थ रिस्क। मतलब कि ब्लड प्रेशर के हर उस लेवल को हम हाइपरटेंशन कंसिडर करेंगे जिसके ट्रीट करने पर हमारे जो हेल्थ रिस्क है वो कम होना शुरू हो जाए। फर्ज करें हमारे पास एक पेशेंट है और उसकी ब्लड प्रेशर 130/80 रहती है। तो अगर इस लेवल पर हम उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दें और उसके जो हेल्थ रिस्क हैं, फ़र्ज़ करें जो हार्ट डिजीज़ हैं, किडनी डिजीज़ हैं या फिर स्ट्रोक वगैरह के चांसेस हैं, वो कम होना शुरू हो जाए, तो इस लेवल को हम हाइपरटेंशन कंसिडर करेंगे उस शख्स के लिए। हालांकि ओल्ड गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी शख्स की ब्लड प्रेशर 140/90 हो या इससे ज़्यादा हो तो उस शख्स को हाइपरटेंशन होगी। लेकिन इसकी बिना पर हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस शख्स को जिसको हमने ट्रीट करना शुरू कर दिया उसके चांसेस 130/80 के ट्रीट करने पर भी कम होना शुरू हो गए। तो मतलब ये कि उसको ख़तरा था, उसको खदशा था उस स्पेसिफिक डिजीज़ के लगने का। तो न्यू गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी भी शख्स की ब्लड प्रेशर 130/80 हो या इससे ज़्यादा हो तो उसको हम हाइपरटेंसिव कंसिडर करेंगे। ये किस तरह? ये इसलिए कि यूएस में एक स्टडी हुई थी, यूनाइटेड स्टेट्स में, और उसमें से पहले इन गाइडलाइंस के मुताबिक उन्होंने डेटा कलेक्ट किया था और फिर इन गाइडलाइंस के मुताबिक। तो जो ओल्ड गाइडलाइंस थे उनके मुताबिक जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया था उसमें से 32% लोग हाइपरटेंसिव थे, और जो न्यू गाइडलाइंस के मुताबिक डेटा कलेक्ट किया था तो उसमें से 46% लोग हाइपरटेंसिव थे। तो हमारे लिए बेहतर यही है कि हम जितनी अर्ली डिटेक्शन करें हमारे हाइपरटेंशन की, तो उतनी जल्दी हम कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और उतनी हमारी सेहत में बेहतरी आ सकती है। अब बच्चों में हम हाइपरटेंशन किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? बच्चों में इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे इन चिल्ड्रन कि अगर किसी भी बच्चे की ब्लड प्रेशर इज़ मोर देन 95 परसेंटाइल ऑफ हिज एज, वेट, हाइट एंड सेक्स। फ़र्ज़ करें एक बच्चा है और उसके उम्र के बच्चों की 95% बच्चों से ज़्यादा उसकी ब्लड प्रेशर हो, मतलब कि उसके उम्र के, उसके वेट के, उसके हाइट के और उसके जेंडर के जो बच्चे होते हैं उनमें से 95% से ज़्यादा उसकी ब्लड प्रेशर आ रही हो तो उसको हम कंसिडर करेंगे हाइपरटेंसिव। मतलब कि हम कहेंगे कि इस बच्चे को हाइपरटेंशन है। और अगर 90 से लेकर 95% बच्चों से ज़्यादा उसकी ब्लड प्रेशर आ रही है ऑफ हिज एज, वेट और हाइट, तो उसको हम कंसिडर करेंगे प्री हाइपरटेंसिव। मतलब कि हम कहेंगे कि बच्चा हाइपरटेंशन के बॉर्डर लाइन पर खड़ा है और इस लेवल पर हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करेंगे मतलब कि उसको अच्छी डाइट, और अगर ओवर वेट है तो उसका वेट लॉस वगैरह करना उसको हम करवा सकते हैं ताकि वो हाइपरटेंशन के स्टेज से बच जाए। अब अगर हमारे पास क्लिनिक में फ़र्ज़ करे कोई पेशेंट आ जाए और हम उसकी रीडिंग ले लें और उसकी रीडिंग 130/80 आ जाए वह या 140/90, तो हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि इस शख्स को हाइपरटेंशन है, क्योंकि ये हमारे पास मोस्ट रिलायबल वे नहीं है हाइपरटेंशन को आइडेंटिफाई करने का। मोस्ट रिलायबल वे क्या है? मतलब कि हमें अच्छे से कंफर्म करवा ले कि किसी को हाइपरटेंशन है या नहीं, तो वो है एम्बुलेटरी और होम बीपी मॉनिटरिंग। बीपी मॉनिटरिंग मतलब कि हम उस शख्स की एम्बुलेटरी या होम बीपी मॉनिटरिंग करवाएंगे। वो किस तरह कि इनमें से दो कंडीशंस होती हैं। एक को हम कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन, वाइट कोट हाइपरटेंशन, और एक को हम कहते हैं मास्क्ड
हाइपरटेंशन। तो ये जो वाइट कोट हाइपरटेंशन है, इसमें क्या होता है कि फ़र्ज़ करें एक शख्स है और वो क्लिनिक में आ गया और उसकी हमने ब्लड प्रेशर चेक करवाई और वो ज़्यादा आ रही है, फ़र्ज़ करें 140/90 आ रही है क्लिनिक में। लेकिन अगर वो घर चला जाता है और घर में उसकी ब्लड प्रेशर चेक की जाती है तो वो होती है 115/75 वगैरह। तो फिर हम अगर कहें कि इस शख्स को हाइपरटेंशन है तो हम गलत कहेंगे, क्योंकि इस कंडीशन को हम कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन, जो कि ये हाइपरटेंशन होती है नर्वसनेस वगैरह की वजह से। फ़र्ज़ करें वो पेशेंट क्लिनिक में आया है और नर्वस है, तो उसकी वजह से उसकी ब्लड प्रेशर बढ़ी हुई है, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि इस शख्स को हाइपरटेंशन है। दूसरी तरफ अगर हम देख लें मास्क हाइपरटेंशन, तो क्या होता है कि जो शख्स क्लिनिक में आता है उसकी ब्लड प्रेशर क्लिनिक में नॉर्मल होती है, लेकिन जब वो घर चला जाता है तो घर में उसकी ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन स्टेज पर होती है। तो फिर हम अगर क्लिनिक में कहें कि इस शख्स की ये रीडिंग आ गई है और इसको हाइपरटेंशन नहीं है, तो ये भी गलत होगा। तो मोस्ट रिलायबल वे हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है एम्बुलेटरी और होम बीपी मॉनिटरिंग। वो हम किस तरह करेंगे कि एम्बुलेटरी में वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, डेली एक्टिविटीज़ वो करता रहता है और उसी के साथ उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जाता है। किस तरह, यहाँ पर उसके अपर आर्म पर वो बीपी कफ लगाया जाता है और उसके साथ एक मॉनिटर अटैच किया जाता है जो कि उस बीपी कफ के इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में काम करता है और उससे जो रीडिंग आती है वो अपने साथ स्टोर कर लेता है। तो फिर उसके बिना पर हम एवरेज निकालते हैं और हम देखते हैं कि इस शख्स को हाइपरटेंशन है या नहीं है। और दूसरी बात, नाइट टाइम अगर कोई भी शख्स है और अगर वो रात को सो जाए तो उसकी ब्लड प्रेशर 10 से लेकर 20% तक ड्रॉप होती है। कोई शख्स रात को सोता है तो उसकी ब्लड प्रेशर 10 से लेकर 20% तक ड्रॉप होती है। तो अगर रात के टाइम उसकी ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग कर ले और वो 10 से लेकर 20% तक ड्रॉप हो रही है, तो मतलब है कि इसकी ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। लेकिन ये अगर ड्रॉप नहीं कर रही, इसको हम कहते हैं नाइट टाइम या नॉकटर्नल ब्लड प्रेशर डिप। क्या होता है कि रात को 10 से लेकर 20% तक ब्लड नॉर्मली 10 से लेकर 20% तक ब्लड प्रेशर ड्रॉप ड्रॉप होती है। लेकिन अगर ये ड्रॉप ना हो तो इसका मतलब है कि इस पेशेंट को हाइपरटेंशन है या इसको कोई कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स वगैरह है। तो हम किसी भी एक स्पेसिफिक रीडिंग की बिना पर ये नहीं कह सकते कि किसी शख्स को हाइपरटेंशन है या नहीं, क्योंकि उसमें से ये दो कंडीशंस आ सकती है, या तो उसको नर्वसनेस की वजह से उसकी हाइपरटेंशन रीडिंग आएगी, या फिर उसकी मास्ट हाइपरटेंशन की वजह से उसकी रीडिंग नॉर्मल आएगी, हालांकि उसको रियली हाइपरटेंशन होगी। तो रिलायबल वे क्या है, वो है हमारे पास एम्बुलेटरी और होम मॉनिटरिंग के। वो घर में अपना ब्लड प्रेशर चेक करता रहे और इसी तरह अपनी डेली एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करे और उसमें से अपनी ब्लड प्रेशर चेक और उसमें से अपना ब्लड प्रेशर चेक करता रहे। अब एक और बात जहन में रख लें कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास 115/75 ये हमारे पास नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो अगर इस ब्लड प्रेशर से किसी भी शख्स की ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रही है और वो कंटिन्यूसली ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है कि उसको वो कॉम्प्लिकेशंस, वो रिस्क ज़्यादा आ रहे होंगे। किस तरह, उसको हार्ट रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं वो भी आ सकते हैं, उसको स्ट्रोक और इसी तरह किडनी रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो भी आ सकते हैं। और अगर ये जो ब्लड प्रेशर है इसमें से फ़र्ज़ करें ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ये +20 इंक्रीज़ हो रहा हो और ये डायस्टोलिक +10 इंक्रीज़ हो रहा हो, तो हमारे पास जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, हमारे पास जो हार्ट के जो डिजीज़ हैं, उनकी चांसेस डबल हो जाती हैं। फ़र्ज़ करें नॉर्मल मैंने आपको बताया कि 115/75 है, तो अगर इसके साथ हम 20 प्लस कर ले और इसके साथ हम 10 प्लस कर ले तो क्या आएगा, 135/85। तो अगर इतना ये ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो इस पर्सन में जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है उसके चांसेस भी डबल हो गए। इसी तरह स्ट्रोक वगैरह के और किडनी डैमेज वगैरह के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये बात जहन में रख ले, तो कि जितना 115/75 से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उतना उस शख्स के रिस्क बढ़ेंगे।
अब ये तो हमने कर दी ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की बात, कि इसको हम मॉनिटर किस तरह कर सकते हैं और किन गाइडलाइंस को यूज़ कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक छोटा सा रिव्यू देते हैं। सबसे पहले कि हाइपरटेंशन को हम किसी ख़ास वैल्यू की बिना पर नहीं कह सकते कि इस शख्स को हाइपरटेंशन है। किस बिना पर कहेंगे? अगर हम कोई भी लेवल हो ब्लड प्रेशर का और उसकी हम ट्रीटमेंट कर दें और उस ट्रीटमेंट से उसके जो हेल्थ रिस्क है वो कम होना शुरू हो जाए तो उसको हम कंसिडर करेंगे हाइपरटेंसिव। अब ओल्ड गाइडलाइंस तो ये थी और न्यू गाइडलाइंस हमारे पास 130/80 है। लेकिन इसमें से भी अगर ये भी रीडिंग आ गई या ये रीडिंग जो भी रीडिंग आई इसकी बुनियाद पर हम ये नहीं कह सकते कि इस शख्स को हाइपरटेंशन है। मोस्ट रिलायबल वे हमारे पास क्या है? एम्बुलेटरी या होम बीपी मॉनिटरिंग। वो किस तरह? क्योंकि उसमें से मैंने आपको दो कंडीशंस बताई। एक है वाइट कोट हाइपरटेंशन, जो कि नर्वसनेस की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रही होती है लेकिन वैसे उसकी ब्लड प्रेशर नॉर्मल होती है। और एक है मास हाइपरटेंशन जो कि क्लिनिक में नॉर्मल आती है लेकिन घर में या डेली एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होती है। तो हम किसी एक वैल्यू के बिना पर हम नहीं कह सकते कि इसको हाइपरटेंशन है। उसको हम इस रिलायबल वे के ज़रिए चेक करेंगे और अगर उसमें से ब्लड प्रेशर के जो वैल्यूज़ है वो ज़्यादा आ जाए तो उसको हम हाइपरटेंसिव कंसिडर करेंगे। अब इसका हम एक टेबल बना लेते हैं कि हमारे पास नॉर्मल ब्लड प्रेशर के वैल्यूज़ क्या हो सकते हैं और एलिवेटेड, इसी तरह स्टेज 1 और स्टेज 2 के। तो हमारे पास जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं नॉर्मल। इसी तरह हमारे पास है एलिवेटेड, मतलब कि हाइपरटेंशन नहीं हो लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो। और इसी के साथ हम लिख सकते हैं स्टेज 1 और स्टेज 2। यहाँ पर लिख लेते हैं सिस्टोलिक और यहाँ पर लिख लेते हैं डायस्टोलिक। तो अगर किसी भी शख्स की ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 115 हो या 120 से कम हो, इसको मिटा लेते हैं। अगर किसी भी शख्स की ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 120 से कम हो और डायस्टोलिक 80 से कम हो तो उसको हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे। इसी तरह एलिवेटेड में से अगर सिस्टोलिक 120 से लेकर 129 तक हो और डायस्टोलिक हमारे पास 80 हो तो इसको हम एलिवेटेड कंसिडर करेंगे, मतलब कि हाइपरटेंशन नहीं है लेकिन फिर भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। इसी तरह अगर स्टेज 1 की हम बात कर लें तो इसमें से क्या होगा, 130 से लेकर 139 तक हमारे पास सिस्टोलिक होगा और 80 से लेकर 89 तक हमारे पास डायस्टोलिक होगा। और स्टेज 2 की हम बात कर लें तो 140 या 140 से जो ज़्यादा होगा और 90 या 90 से जो ज़्यादा होगा वो स्टेज 2 हाइपरटेंशन में आएगा। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर में हमारे पास सिस्टोलिक वैल्यू 120 से कम होगी और डायस्टोलिक 80 से कम होगी। इसी तरह एलिवेटेड में 120 से 129 और डायस्टोलिक 80 रहेगी। स्टेज 1 में हमारे पास 130 से लेकर 139 तक और डायस्टोलिक 80 से 89 तक। और स्टेज 2 में हमारे पास 140 या 140 से ज़्यादा होगी और इसी तरह 90 डायस्टोलिक होगी या 90 से ज़्यादा होगी। तो इसको हम स्टेज 2 हाइपरटेंशन कंसिडर करेंगे। ये तो हो गई बात हाइपरटेंशन की कि स्टेज 1 में कितना रीडिंग आता है, स्टेज 2 में, एलिवेटेड में और नॉर्मल है। अब हम बात करते हैं कि हाइपरटेंशन होता किस तरह है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पैथोफिजियोलॉजी की हम बात करते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी इसकी सबसे पहले एक बात जहन में रख ले कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, हमारी जो हाइपरटेंशन होती है इसी की वजह से होती है। अगर ये ज़्यादा हो तो हमें हाइपरटेंशन होगी और अगर ये कम हो तो हमें हाइपोटेंशन होगी। तो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर हमारे पास दो चीज़ों से आती है। एक आती है कार्डिक आउटपुट से, कार्डिक आउटपुट से मतलब कि पर मिनट हमारा हार्ट कितनी ब्लड को पंप करता है। और दूसरा आती है हमारे पास पेरिफेरल रेजिस्टेंस से। पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब कि वो जो ब्लड फ्लो है जो हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है वो कितनी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो
ये दोनों चीज़ें हमारे पास आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को आइडेंटिफाई करती है। अब क्या होता है कि अगर हाइपरटेंशन होगी तो उसमें से या कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगी, या हमारे पास पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगी। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात कर ले कि हाइपरटेंशन किस चीज़ से होता है, तो वो होता है इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम में। इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम किस तरह, जो हमारे पास फ्लूइड लेवल होता है इन द वेसल, फ्लूइड लेवल इन वेसल्स। हमारे पास जो वेसल्स होते हैं उनमें से जो फ्लूइड लेवल होता है उसको हम इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कहते हैं। अब ये हाइपरटेंशन को किस तरह काज कर लेता है, फ़र्ज करें एक शख्स है, उसकी या तो किडनीज डैमेज हो चुकी है या फिर उसमें से एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो सोडियम है NaCl वो फ़िल्टर आउट नहीं होगा, वो फ़िल्टर आउट नहीं होगा तो एकमुलेट होगा ब्लड में, ब्लड में उसकी मिकदार ज़्यादा होगी। और इसी तरह अगर एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा NaCl को रीएब्ज़ॉर्ब करेगा जिसकी वजह से ब्लड में उसकी लेवल ज़्यादा होगी। तो एल्डोस्टेरोन भी क्या करेगा, NaCl को ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्सॉर्ब करेगा जिसकी वजह से ब्लड की लेवल में NaCl की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। और किडनीज अगर डैमेज हो तो भी NaCl फिल्टर आउट नहीं होगा, फिल्टर आउट नहीं होगा तो भी ब्लड में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अब एक तो ये कि NaCl ख़ुद भी जो है वाटर रिटेंशन करता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ये अगर वाटर को रिटेन करे तो बीपी बढ़ सकती है। लेकिन प्राइमरी काज यहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ने की ये नहीं है। प्राइमरी काज क्या है, फ़र्ज़ करें NaCl ब्लड में ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया तो अब हमारी बॉडी क्या करेगी, इस NaCl को रिमूव आउट करने के लिए कार्डिक आउटपुट बढ़ा देगी। हमारे पास जो ब्लड पंप होती है हार्ट से उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो कार्डिक आउटपुट हमारे पास बढ़ जाएगा। किस पर्पस के लिए, कि इस NaCl को इस ब्लड से रिमूव आउट कर लें। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हाइपरटेंशन में या तो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा या पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या फिर ये दोनों ज़्यादा होंगे जिसकी वजह से हमारे पास हाइपरटेंशन अगर हो सकती है। और यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, ये स्टेप हो रहा है जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर बढ़ रही है। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम की वजह से किस तरह ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरा हमारे पास है रास मैकेनिज्म, रास मैकेनिज्म। रास किस तरह, रास का फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसकी वजह से किस तरह ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, देखिए हमारे पास ये जो रेनिन है ये किडनीज में सिक्रीट होता है और इसके सिक्रीट होने के लिए मेनली 3 वेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो ये कि ब्लड में NaCl का लेवल कम होगा तो उस लो NaCl लेवल को हमारा जो मेक्यूला डेंसा है, ये हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि NaCl के लेवल को डिटेक्ट कर लेते हैं और ये हमारे पास ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। तो जब हमारे पास NaCl का लेवल कम हो जाता है तो ये जो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं ये उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और उसी की वजह से क्या कर लेते हैं, रेनिन को रिलीज़ कर लेते हैं। ये हो गया इसका पहला तरीक़ेकार। दूसरा ये किस तरह रिलीज़ होता है कि जो हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल्स होते हैं, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन में यहाँ पर ये आर्टरी आई है जो कि ब्लड लेके आती है टुवर्ड्स नेफ्रॉन, जिसको हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये है
इफेरेंट आर्ट्रियोल। तो यहाँ पर रेनिन किस तरह सीक्रेट या रिलीज होता है? इस तरह होता है कि फ़र्ज़ करें यहाँ पर एफेरेंट आर्ट्रियोल में ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाए। वो कम हो जाए तो ये जो वेसल है ये कम स्ट्रेच होगा, मतलब कि ब्लड प्रेशर कम हो, ब्लड का लेवल कम हो, तो उसकी वजह से ये जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है इसकी स्ट्रेचिंग कम होगी। कम स्ट्रेच होने की वजह से यहाँ पर बेरो रिसेप्टर वगैरह होते हैं जिनकी वजह से सिग्नल मिलता है इनको कि हमारे पास ब्लड प्रेशर कम है, और इसकी रेगुलेशन के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए रेनिन को रिलीज़ किया जाता है। तो क्या होता है कि अगर एफेरेंट आर्ट्रियोल में स्ट्रेच कम हो तो उसकी वजह से भी रेनिन रिलीज़ किया जाता है। और तीसरा तरीक़ेकार क्या है कि हमारे पास जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के आगे आ रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर उसकी एक्टिवेशन होती है तो उसकी वजह से भी रेनिन रिलीज होता है। अब ये थ्री मैकेनिज्म है, थ्री वेज है जिसकी वजह से रेनिन रिलीज होता है। अगर ब्लड में से NaCl की अमाउंट कम हो जाए तो उसको ये स्पेशलाइज्ड सेल्स डिटेक्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से रेनिन रिलीज होता है। या अगर लो ब्लड प्रेशर की वजह से एफेरेंट आर्ट्रियोल कम स्ट्रेच हो जाए तो उसकी वजह से भी रेनिन रिलीज होता है। और तीसरा ये कि बीटा 1 रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन की वजह से भी रेनिन रिलीज होता है। अब ये रेनिन रिलीज हो जाए तो ये हमारे पास ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में किस तरह काम करता है? इस तरह काम करता है कि ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को, एंजियोटेंसिनोजन जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ये इसको कन्वर्ट कर लेता है इनटू एंजियोटेंसिन 1। ये कौन कर लेता है? रेनिन। रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर लेता है एंजियोटेंसिन 1 में, और ये एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है इनटू एंजियोटेंसिन 2। किस वजह से, किसकी हेल्प के बिना पर ये कन्वर्ट होता है? ACE। ये हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। और ये सिर्फ इसको कन्वर्ट नहीं करते, ये एक दूसरे मॉलिक्यूल की, जिसको हम ब्रेडिकाइनिन कहते हैं, उसकी ब्रेकडाउन कर लेते हैं। इसकी ब्रेकडाउन इसलिए करते हैं कि ये जो होता है ये वेजोडाइलेशन करता है, और वेजोडाइलेशन हमारे पास ब्लड प्रेशर को लो करने में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर इनका मेन पर्पस ब्लड प्रेशर को कम करना नहीं, बढ़ाना है। तो इसलिए ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, और इस ब्रेडिकाइनिन को भी ब्लॉक कर लेते हैं ताकि हमारे पास वेजोडाइलेशन ना हो और हमारे पास ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में कोई खलल ना आ जाए। तो फिर क्या होता है, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये खुद भी एक पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है, मतलब कि ये खुद भी वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ब्लड वेसल्स को। और उसी के साथ साथ इसके दो रिसेप्टर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एंजियोटेंसिन 2 1 रिसेप्टर्स, और एक को हम कहते हैं एंजियोटेंसिन 2 2 रिसेप्टर्स। अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर्स होते हैं इसके इनका मेन काम ये होता है कि ये वेजो कंस्ट्रक्शन करते हैं, एल्डोस्टेरोन रिलीज करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और ये एंजियोटेंसिन 2 के जो सेकेंड रिसेप्टर्स होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है वेजो डायलेशन का, मतलब कि हमारे पास BP को कम करने में हेल्प करते हैं। अब एंजियोटेंसिन 1 आता है, और इस एंजियोटेंसिन 2 के जो पहले रिसेप्टर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन 2 आता है और इसके जो फर्स्ट रिसेप्टर्स होते हैं इन पर अटैच होते हैं, जो कि वेजो कंस्ट्रक्शन, एल्डोस्टेरोन और BP में हेल्प करते हैं। अब एक सवाल ये आता है कि अगर ये यहाँ पर इस फर्स्ट रिसेप्टर्स में अटैच हो रहे हैं
तो क्या वजह हो सकती है कि ये इस सेकंड रिसेप्टर पर अटैच क्यों नहीं हो रहे? तो वजह ये हो सकता है कि ये जो AT2 रिसेप्टर्स है ये हमारे पास फीटल लाइफ में, मतलब कि जब बच्चा माँ की पेट में होता है उस दौरान ये रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं नंबर में, मतलब कि न्यूमरस इन नंबर होते हैं, इनकी अमाउंट ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद इनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, और AT1 रिसेप्टर्स जो है इनकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। इनकी क्वांटिटी रहती है 90 से लेकर 95% तक, और इसकी क्वांटिटी यही 10 या 5% होगी। तो क्या होगा, अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो एंजियोटेंसिन 2 इसमें से यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। तो एंजियोटेंसिन 2 क्या कर लेता है कि ख़ुद भी वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा लेता है, मतलब कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवा लेता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और उसी के साथ साथ ये क्या करवा लेता है कि ये ब्लड एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करवा लेता है। क्या? एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन का मेन काम क्या होता है? सोडियम को रिटेन रखना, और इसी तरह हाइड्रोजन या पोटाशियम को रिमूव आउट करना। तो इस तरह ये क्या करते हैं कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में काम करते हैं। तो पहले से एक रिव्यू दे देते हैं। रास मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास ब्लड प्रेशर किस तरह बढ़ता है। ये बढ़ता है रेनिन की वजह से, और रेनिन के रिलीज होने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। एक ये कि अगर ब्लड में से NaCl की लेवल कम हो जाए तो उस कम लेवल को जो हमारा मैक्यूला डेंसा है, जो हमारे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ये उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से रेनिन रिलीज हो जाता है ताकि हमारे पास ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। और इसी तरह किस तरह ब्लड प्रेशर बढ़ जाए कि इस NaCl की रीएब्जॉर्प्शन हो जाए। दूसरा तरीका इनका होता है एफेरेंट आर्टियोल में स्ट्रेच रिसेप्टर्स की वजह से। हमारे पास जो एफेरेंट आर्टियोल्स है, अगर इसमें से ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो इनकी स्ट्रेच कम होगी, मतलब कि ये इतने स्ट्रेच नहीं होंगे। तो अगर ये स्ट्रेच नहीं होंगे तो यहाँ पर जो बेरो रिसेप्टर्स है वो उस प्रेशर को डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो प्रेशर है वो लो है, जिसकी वजह से रेनिन रिलीज होता है। तीसरे तरीके से रेनिन कैसे रिलीज होता है कि जो हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं और उसी वजह से रेनिन को रिलीज कर लेते हैं। अब रेनिन रिलीज हो गया तो रेनिन काम किस तरह करता है? रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में। ये हो गया इसको कन्वर्ट रेनिन की हेल्प से। अब एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में विद द हेल्प ऑफ ACE। ACE हमारे पास क्या है? ACE ये है हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये क्या कर लेते हैं कि एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर लेते हैं एंजियोटेंसिन 2 में, और मैंने आपको बताया कि ये इन ब्रेडिकाइनिन की भी ब्रेकडाउन करवा लेते हैं, क्योंकि हमें वेजोडाइलेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। और ब्रेडिकाइनिन क्या करता है कि वेजोडाइलेशन करवाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अब एंजियोटेंसिन 2 तक तो ये बात आ गई। एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास खुद भी वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और उसी के साथ साथ ये इस AT1 रिसेप्टर्स पर एक्ट कर लेते हैं, जो कि एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवा लेता है। और एल्डोस्टेरोन का भी मेन काम होता है सोडियम को रिटेन करना और हाइड्रोजन और पोटाशियम को रिमूव आउट करना, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये हमारे पास है रेनिन का काम, कि ये हमारे पास हाइपरटेंशन में किस तरह रोल प्ले करता है। अब एक बात जहन में रख ले कि हमारे पास कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो कि इस ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक कर लेते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव मतलब कि जो मेडिकेशंस हाइपरटेंशन के लिए यूज़ होते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, वो किस तरह काम करते हैं, उनमें से कुछ क्लासेस इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास ACE है, हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, इसको ब्लॉक कर लेते हैं। अगर ये ब्लॉक हो गया तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। अगर ये नहीं बनेगा तो वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, और उसी के साथ साथ एल्डोस्टेरोन भी रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। अब रेनिन, ये तो हमारे पास तीन तरीके थे कि किस तरह हमारे पास रेनिन रिलीज होता है। अब हमारे पास ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो रेनिन के रिलीज को स्टॉप भी करना है, ताकि हमारे पास और जो कॉम्प्लिकेशंस है या और जो मसाइल है वो पैदा ना हो। तो उसके ब्लॉक होने के भी तीन तरीके यही है। किस तरह? ये जो सोडियम पहले लो था
उसको डिटेक्ट कर लिया और रेनिन रिलीज़ कर दिया। अब अगर सोडियम ज़्यादा हो गया है तो उसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है और इस रेनिन के रिलीज़ को क्या कर लेता है, ब्लॉक कर लेता है, मतलब कि इससे इसके बाद और रेनिन रिलीज़ ना हो। इसी तरह अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ये जो हमारे पास स्ट्रेच है ये भी बढ़ेगा, और ये स्ट्रेच बढ़ेगा तो हमारे पास ये बेरो रिसेप्टर्स ये इस रेनिन के रिलीज़ को स्टॉप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर हमारे पास डिटेक्ट कर लिया गया कि हमारे पास प्रेशर ज़्यादा हो चुका है, तो उसके बाद रेनिन के रिलीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। और तीसरी बात, हमारे पास कुछ मेडिकेशंस ऐसे होते हैं जो कि इस बीटा वन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर लेते हैं, और अगर बीटा वन रिसेप्टर्स हमारे पास ब्लॉक हो जाए तो रेनिन की रिलीज़ नहीं होगी, रेनिन की रिलीज़ नहीं होगी तो ये सारा पाथवे नहीं होगा, ये सारा पाथवे नहीं होगा तो उसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ये था हमारे पास इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम और रास मैकेनिज़्म। तीसरा जो तरीका होता है हमारे पास ब्लड प्रेशर के बढ़ने का, वो हमारे पास है वेस्कुलर रीमॉडलिंग। अब वेस्कुलर रीमॉडलिंग क्या है? वेस्कुलर रीमॉडलिंग, वेस्कुलर रीमॉडलिंग का मतलब ये है कि हमारे पास जो वेसल्स होते हैं उनकी शेप चेंज हो जाती है। किस तरह हो जाती है? ये स्टिफ बन जाते हैं, मतलब कि हार्ड बन जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें वो स्ट्रेच नहीं रहती और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये किस वजह से स्टिफ होते हैं, हार्ड होते हैं? या एपोप्टोसिस की वजह से होते हैं, जो हमारे पास प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, या फिब्रोसिस की वजह से होते हैं जो कि स्कार फॉर्मेशन करते हैं, और या फिर हमारे पास जब एज बढ़ रहा हो तो उसकी वजह से भी हमारे पास वेसल्स जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इन सारी चीज़ों की वजह से वेसल स्टिफ हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारे पास क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो वेसल्स है ये स्टिफ है या नहीं है? तो उसके लिए एक तरीक़ेकार होता है वेसल्स की स्टिफनेस को मालूम करने के लिए, क्योंकि अगर हमारे पास वेसल स्टिफ हो तो इसका मतलब है कि हाइपरटेंशन हमें है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि स्टिफ है? वो इसके ज़रिए पता चलेगा, पल्स वेव वेलोसिटी के ज़रिए। अब पल्स वेव वेलोसिटी क्या है? हमारा हार्ट जो ब्लड को पंप कर लेता है उससे एक वेव जनरेट होती है, और वो वेव कितनी स्पीड के साथ हमारे पास ट्रेवल करती है वो हमें इंडिकेट करती है हमारे वेसल्स के स्टिफनेस को। किस तरह? अगर वो वेव हमारे पास फास्ट ट्रेवल कर रही है तो इसका मतलब है कि हमारे आर्टरीज जो है वो स्टिफ हैं, और अगर वो वेव नॉर्मल ट्रेवल कर रही है तो इसका मतलब है कि हमारे आर्टरीज स्टिफ नहीं है, और अगर स्टिफ नहीं है तो मैंने आपको बताया कि हाइपरटेंशन नहीं है। हाइपरटेंशन हम किस तरह इंडिकेट करते हैं? स्टिफनेस की वजह से। अगर आर्टरीज या वेसल्स हमारे पास स्टिफ हो तो हाइपरटेंशन होगी, अगर स्टिफ नहीं हो तो हमारे पास हाइपरटेंशन नहीं होगी। तो ये था वेस्कुलर रीमॉडलिंग। और एक है हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास ब्लड प्रेशर को किस तरह इंक्रीज़ कर लेता है? इस तरह इंक्रीज़ कर लेता है कि हमारे पास यहाँ पर एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? फाइट एंड फ्लाइट में रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर हमारे पास मेनली 3 केमिकल्स यूज़ होते हैं। एक होता है एपिनेफ्रीन, एक होता है नॉरएपिनेफ्रीन, और एक होता है डोपामीन। और ये अपने ख़ास रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। ये सर्कल इसलिए मैंने एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन को कर लिया क्योंकि यहाँ पर ब्लड प्रेशर के बढ़ने में हम जो मैकेनिज़्म पढ़ रहे हैं वो मेनली एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन का पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास ये दोनों जो है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं। अब एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास अल्फ़ा रिसेप्टर्स और एक है हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स।
अब अल्फ़ा रिसेप्टर्स में से एक है अल्फ़ा 1 और एक है अल्फ़ा 2। इसी तरह बीटा में से एक है बीटा 1 और एक है बीटा 2। तो एक बात जहन में रख ले कि जो हमारे पास 1 रिसेप्टर्स होते हैं, चाहे अल्फ़ा 1 हो या बीटा 1 हो, ये हमारे पास स्टिमुलेशन वगैरह में काम करते हैं। अब हर जगह स्टिमुलेशन नहीं होगी, मतलब हम उस प्रॉपर आर्गन या जो भी मेकेनिज़्म है उसको देखेंगे कि ये स्टिमुलेशन करेगा या नहीं, लेकिन मेनली हमारे पास ये दोनों स्टिमुलेशन करते हैं। और ये जो अल्फ़ा 2 और बीटा 2 है, ये हमारे पास इनहिबिशन कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये इसके ख़िलाफ़ काम करते हैं। किस तरह? फ़र्ज़ करें हमारे पास ये जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स हैं, ये वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पर प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स पर, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स मतलब कि हमारे वेसल्स में से जो स्मूथ मसल्स है उस पर ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही है, हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से आ रही है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिवेट होता है, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में हमारे पास एक्टिवेट होता है। तो अगर हमारे पास फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन है तो उसकी बिना पर हमारे पास एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा, और वो एक्ट करेगा अपने एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पर, अल्फा पर या बीटा पर। अब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ गई और ये दोनों रिलीज हो गए और इन्होंने यहाँ पर अल्फा 1 रिसेप्टर्स पर अपना एक्शन परफॉर्म कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो वस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं इनकी कंस्ट्रक्शन होगी। इनकी कंस्ट्रक्शन होगी तो ये जो हमारे पास ब्लड वेसल्स है ये नैरो हो जाएंगे। ये नैरो हो जाएंगे तो इसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसी तरह ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स हमारे पास क्या करते हैं कि ये जब एक्टिवेट हो जाए इन केमिकल्स, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के ज़रिए, तो ये NaCl की रीएब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा लेते हैं इन किडनीज। तो इसकी वजह से भी हमारे पास ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और इसी तरह हमारे पास ये जो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स हैं, मैंने आपको बताया कि ये इसके ख़िलाफ़ काम करते हैं। किस तरह काम करते हैं? यहाँ पर बना लेते हैं हम एक साइनेप्स। अब इस साइनेप्स में से हमारे पास यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन फ़र्ज़ करें ये रिलीज़ हो रहे हैं और ये यहाँ आ रहे हैं, और इसके बाद हमारे पास अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स पर एक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है। तो जब ये यहाँ पर पास होंगे तो उसके बाद ये यहाँ पर जाएंगे अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स पर और वहाँ पर ये एक्ट करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर ये पास ही ना हो, अगर ये यहाँ पर ब्लॉक कर दिए जाए, तो फिर ये यहाँ पर ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स के पास पहुँचेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर ये ब्लॉक करवाने का काम कौन करता है? ये हमारे पास अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स करते हैं। कैसे करते हैं? ये हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में। इस चीज़ को हम साइनेप्स कहते हैं। और ये जो हमारे पास पहले न्यूरॉन होता है इसको हम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। ये जो हमारे पास बाद में होता है इसको हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। तो क्या होगा अगर हमारे पास ये एक्टिवेट हो जाए, ये हमारे पास अल्फ़ा 2 रिसेप्टर, जिस तरह के मैंने आपको बताया ये अल्फ़ा 1 के ख़िलाफ़ काम करता है, तो अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा? इनहिबिशन होगी, मतलब कि जो एफिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन है इसका रिलीज़ बंद होगा और उसके बंद होने की वजह से हमारे पास वेस्कुलर स्मूथ मसल्स की कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। तो ये किस बिना पर कर लेते हैं? हमारे पास कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि इस अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस एफिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की इनहिबिशन होती है, जिसकी वजह से ये वस्कुलर स्मूथ मसल्स इनहिबिट रहते हैं, मतलब कि एक्टिवेट नहीं होते, वेजोडाइलेशन होती है और हमारे पास ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसी तरह ये तो हमारे पास अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स की बात हो गई। अब बीटा 1 रिसेप्टर्स हमारे पास हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये एफिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन इस बीटा 1 रिसेप्टर्स पर एक्ट कर लेते हैं, तो ये क्या करते हैं कि हार्ट रेट को बढ़ा लेते हैं और इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा लेते हैं।
अब इसके बढ़ाने की वजह से क्या होता है, हमारा जो कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो जाता है और उसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह ये बीटा 1 रिसेप्टर्स हमारे पास, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि किडनीज़ में रेनिन को रिलीज़ करते हैं। तो जब ये रेनिन को रिलीज़ करते हैं तो जो पूरा रास मैकेनिज्म मैंने आपको बताया वो एक्टिवेट होगा और उसकी वजह से भी हमारे पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हमारे पास कुछ मेडिसिन इस तरह होती हैं कि इस बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर लेते हैं। अगर बीटा 1 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा, कंट्रैक्टिलिटी नहीं बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारे पास कार्डिक आउटपुट नहीं बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर कम रहेगा। और इसी तरह ये जो किडनीज में रेनिन रिलीज़ नहीं होगा तो उसकी वजह से भी वो रास मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं होगा, और वो एक्टिवेट नहीं होगा तो हमारे पास ब्लड प्रेशर कम रहेगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हमारे पास ब्लड प्रेशर किस तरह होता है, मतलब कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है ब्लड प्रेशर का। अब हमारे पास ब्लड प्रेशर के मेनली दो टाइप्स है। एक है हाइपरटेंशन के, सॉरी, हमारे पास हाइपरटेंशन के दो टाइप्स है। एक है प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब प्राइमरी हाइपरटेंशन हमारे पास मेनली फेमिलियल होता है, इसकी कोई ख़ास आइडेंटिफाइबल काज नहीं होती। आइडेंटिफाइबल काज मतलब कि हमें नहीं पता होता कि प्राइमरी हाइपरटेंशन किस वजह से हो रहा है। और इसी तरह ये एज के साथ भी आ सकता है, ओबिसिटी वगैरह की वजह से भी आ सकता है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी आ सकता है। लेकिन हमारे पास जो हाइपरटेंशन की रेशो है ये 80 टू 90% हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है, और ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन हमारे पास 5 से लेकर 20% तक होती है। इसकी एक ख़ास आइडेंटिफाइबल काज होती है। आइडेंटिफाइबल काज मतलब कि हमें पता होता है कि किस वजह से हमारे पास सेकेंडरी हाइपरटेंशन अकर हो रही है। वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किडनीज की वजह से वगैरह जो मुख्तलिफ मेकनिज़म है उसकी वजह से हमारे पास सेकेंडरी हाइपरटेंशन अकर होती है। इसकी एक ख़ास आइडेंटिफाइबल काज होती है। और हमारे पास जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है इसकी हमें अंदाज़ा तब होता है जब हम देख लेते हैं किसी आइडेंटिफाइबल काज को, मतलब कि हर आर्गन वगैरह को देख लेते हैं, और अगर वहाँ पर कोई सेकेंडरी काज नहीं है हाइपरटेंशन की तो फिर हम इसको प्राइमरी हाइपरटेंशन कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई सेकेंडरी काज है, कोई आइडेंटिफाइबल काज है हाइपरटेंशन की, तो फिर उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कैटेगरी में लेके आते हैं। अब प्राइमरी हाइपरटेंशन में हमारे पास जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स में से जो हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है तो उनमें से मेनली क्या होता है, कार्डिक आउटपुट बढ़ा हुआ होता है, और जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, नहीं, कार्डिक आउटपुट नॉर्मल रहता है या कम होता है, और जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है मतलब कि उस ब्लड फ्लो को जो रेजिस्टेंस हो रही है वो ज़्यादा हो रही है। जिस तरह के मैंने आपको बताया वेस्कुलर रीमॉडलिंग में कि वहाँ पर हमारे पास जो आर्टरीज है वो स्टिफ हो जाते हैं, उनकी वो जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो क्या होता है एडल्ट्स में हमारे पास वेस्कुलर रीमॉडलिंग की वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, मतलब कि इसकी जो ल्यूमेन है ये नैरो होगी तो ब्लड फ्लो को रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपरटेंशन होगी। और यंग लोगों में क्या होता है, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है और उसकी पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होती है। किस तरह, क्योंकि उन लोगों के जो वेसल्स है ये हेल्दी होते हैं, ये नैरो नहीं होते, उनका ल्यूमेन बराबर होता है, उसकी वजह से उनकी पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होती है, लेकिन उनकी जो कार्डिक आउटपुट है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनको हाइपरटेंशन हो सकती है। अब एक बात जहन में रख ले कि जिन लोगों को जो यंग है उनकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होती है,
बीइंग यंग मतलब कि यंग एज में उनकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होती है, तो लेटर ऑन उनको हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा है। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफाइबल काज होती है किस तरह। देखिए, अच्छा यहाँ पर ये ओबिसिटी और ओवरवेट जेनेटिक फैक्टर्स वगैरह जो हैं ये प्राइमरी हाइपरटेंशन में किरदार अदा करते हैं। किस तरह? हमारे पास जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जिस तरह के इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होता है और उसी की वजह से हमारे पास हाइपरटेंशन भी होता है। तो जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी उनका कोलेस्ट्रॉल भी एबनॉर्मल होगा और उनकी हाइपरटेंशन भी होगी। और अगर ये चीज़ें हम सारे मिला लें, ये फैक्टर्स, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या हमारे पास किडनीज डैमेज को या स्ट्रोक के रिस्क को हमारे पास बढ़ा सकती है। और हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनमें से मेनली 60% से ज़्यादा लोग ओवरवेट होते हैं। और इसकी मैनेजमेंट किस तरह हम कर सकते हैं कि हम एज, ये जो एज है ये बस एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें से हम कुछ नहीं कर सकते। एज को बढ़ रहा है तो उसकी वजह से वॉस्कुलर रीमॉडलिंग होगी और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। लेकिन ओबिसिटी है या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, मतलब कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। और ओबिसिटी है तो उसमें से हम वेट रिडक्शन भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ बेहतरी आ सकती है। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन के आइडेंटिफाइबल काजेस में से सबसे पहली अगर हम बात कर लें तो वो है हमारे पास रीनो वस्कुलर, जो हमारे पास ब्लैकेज हम इसको कह सकते हैं। किस तरह? ये हमारे पास नाम से भी ज़ाहिर है कि जो हमारे पास रीनल वेसल्स होते हैं, जो हमारे पास किडनीज के वेसल्स होते हैं, तो उसमें से क्या होगा कि उसकी ब्लैकेज होती है। किस वजह से? इसमें से टू ग्रुप्स ऑफ पीपल मेनली रिस्क पे होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं एथीरोस्क्लेरोटिक। एथीरोस्क्लेरोसिस मैंने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या होता है। एथीरोस्क्लेरोटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनको मतलब कि रिस्क ज़्यादा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन का। और दूसरा हमारे पास एफबीएम के जो होते हैं, मतलब कि फेब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। इनमें से क्या हो जाता है कि उस प्लेक बिल्डअप की वजह से, जो कि मैंने काफ़ी डिटेल एक्सप्लेन किया था, उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड फ्लो कम हो जाती है टू द किडनीज। और यहाँ पर क्या होता है कि जो आर्टरीज है उसमें से एबनॉर्मल रीनल आर्टरीज जो हमारे पास है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से उसका भी जो लीवमिन है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से भी ब्लड फ्लो कम हो जाती है। और अगर ब्लड फ्लो कम हो जाती है तो मैंने आपको इससे पहले बता दिया कि जो हमारे पास एफेरेंट आर्ट्रियोल्स हैं उसमें से स्ट्रेच ज़्यादा नहीं होगा। स्ट्रेच ज़्यादा नहीं होगा तो उसकी वजह से रेनिन रिलीज़ होगा, और रेनिन रिलीज़ होगा तो उसकी वजह से वो पूरा पाथवे होगा और हमारे पास ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो आइडेंटिफाइबल काजेज़ में से एक तो हमारे पास हो गया रीनोवेस्कुलर ब्लैकेज। दूसरा है हमारे पास रीनल पेरेन्काइमल। रीनल पेरेन्काइमल। हमारे पास जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें से 80% लोगों को ये रीनल पेरेन्काइमल डिजीज़ होती है। ये किस तरह होती है? अच्छा, एक बात जहन में रख लें कि अक्सर औकात हमारे लिए ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि क्या किडनीज डैमेज की वजह से हमें हाइपरटेंशन हो चुकी है, किडनीज डैमेज की वजह से हाइपरटेंशन हुई है, या हमारे पास हाइपरटेंशन की वजह से जो किडनीज है ये डैमेज हो चुके हैं। अब इसको आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे कि किडनीज की वजह से हाइपरटेंशन है या हाइपरटेंशन की वजह से किडनीज डैमेज है? इसके लिए एक कंडीशन है, हम देखेंगे
प्रोटीनूरिया को। हम यूरिन में प्रोटीन के लेवल को देखेंगे, अगर वो 1000 mg से एक्सीड कर रहा हो तो इसका मतलब है कि हमारे पास किडनीज के डैमेज की वजह से हाइपरटेंशन हो रही है। तो इस पॉइंट को आप जहन में रख लें। अब रीनल पेरेन्काइमल डिजीज़ हमारे पास किस तरह ब्लड प्रेशर को बढ़ा लेती है, हाइपरटेंशन को काज कर लेती है। तो उसके मेन जो डिजीज़ हैं, एक है हमारे पास ग्लोमेरुलर डिजीज़ है और एक है इंटरस्टिशियल डिजीज़। इन दोनों डिजीज़ की बिना पर हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। किस तरह? ग्लोमेरुलर डिजीज़ में हमारे पास जो फिल्ट्रेशन है वो हमारे पास डैमेज हो जाती है। वो डैमेज हो जाती है तो हमारे पास सोडियम वगैरह रिटेन रहता है और इसी के साथ साथ हमारे पास रेनिन भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इंटरस्टिशियल में से सिर्फ हमारे पास री एब्जॉर्प्शन होती है। तो हमारे पास जो ग्लोमेरुलर डिजीज़ की वजह से हाइपरटेंशन होती है वो सेवियर होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरस्टिशियल डिजीज़, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये रीएब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ पर हमारे पास सोडियम रिटेन रहता है जिसकी वजह से मोर वाटर आता है और उसी तरह हमारे पास जो अपना वाटर है वो भी रिटेन रहता है। इसी तरह हमारे पास जो फिल्ट्रेशन है वो डैमेज हो चुकी है और उसकी वजह से जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स है उनकी स्ट्रेच रिसेप्टर्स की वजह से हमारे पास रेनिन रिलीज़ हो जाता है। तो उसकी वजह से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हमारे पास हाइपरटेंशन होती है, लेकिन ये सारे मिल जाते हैं तो ये सीवियर हो जाते हैं। और हमारे पास इंटरस्टिशियल जो है ये सिर्फ रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर लेता है, तो ये भी हाइपरटेंशन है। लेकिन इन दोनों में से अगर हम देख लें तो ग्लोमेरुलर डिजीज़ के हमारे पास जो हाइपरटेंशन होती है वो ज़्यादा होती है। अभी हमारे पास एक हो गया रीनल पेरेन्काइमल और एक हो गया हमारे पास रीनोवेस्कुलर। एक हमारे पास और भी हो सकता है सेकेंडरी काज, वो हो सकता है फियोक्रोमोसाइटोमा। अब फियोक्रोमोसाइटोमा इन सारी डिजीज़ पर मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। फियोक्रोमोसाइटोमा। अब इन सारी डिजीज़ को अलग अलग एक्सप्लेन कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ ये समझ ले कि ये है क्या। ये क्या होता है कि ट्यूमर आ जाता है इन द एड्रीनल मेड्यूला। और एड्रीनल मेड्यूला करता क्या है हमारे पास, ये कैटेकोलेमीन्स को सीक्रेट करवाता है। अब कैटेकोलेमीन्स हमारे पास क्या है, जिस तरह के मैंने आपको बताया, एफिनेफ्रीन, नार एफिनेफ्रीन वगैरह। और ये मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा लेते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन, और उसी के साथ साथ हार्ट रेट को बढ़ा लेते हैं जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है। और इसी के साथ साथ किडनीज के बीटा 1 रिसेप्टर्स की वजह से रेनिन को भी रिलीज़ करवा लेते हैं। तो रेनिन भी रिलीज़ हो जाता है, कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन भी होती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें फिर होती है हाइपरटेंशन। तो ये हमारे पास कुछ सेकेंडरी काजेस थे कि हमारे पास जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो किस तरह अकर होती है। अब इसकी हम मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट की बात कर लें तो सबसे पहले हमें चाहिए हाइपरटेंशन के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। किस तरह? NaCl साल्ट के इनटेक को लिमिट करना, उसी के साथ अगर कोई ओवरवेट है तो उसका वेट रिडक्शन करवाना, वेट रिडक्शन, और डाइटरी इनटेक ऑफ पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इसको बरकरार रखना है, क्योंकि इसकी वजह से अगर ये हमारे बॉडी में कम हो तो इसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को देखना। अच्छा, अल्कोहल कंजम्पशन को अवॉइड करना,
अल्कोहल कंजम्पशन को अवॉइड करना और इसी के साथ फिज़िकल एक्टिविटी करना। तो ये हमारे पास कुछ हो गए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जिसकी वजह से हम हाइपरटेंशन को बेहतर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। और हमारे पास जो फार्माकोलॉजिकल है, मतलब कि मेडिसिन्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमें एक चीज़ जहन में रखनी होगी कि हर इंसान एक मेडिसिन को मुख्तलिफ़ तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। किस तरह? फ़र्ज़ करें एक मेडिसिन एक शख्स के लिए अच्छा काम कर रही है, उसकी बीपी को डाउन कर रही है, तो शायद दूसरे के लिए वैसा ना करे। और दूसरी बात, हमें कभी भी हाइपरटेंशन में एक सिंगल क्लास ऑफ मेडिसिन विद सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं यूज़ करनी चाहिए। फ़र्ज़ करें जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं कि हार्ट रेट को भी कम कर लेते हैं, और इसी तरह जो किडनीज हैं वहाँ पर भी रेनिन के रिलीज़ को ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक मेकनिज़म ऑफ एक्शन वाले क्लास को हम यूज़ नहीं करेंगे, दो मुख्तलिफ क्लासेस को यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास था हाइपरटेंशन, और इसमें से हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में इसलिए बात नहीं की क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर आपके जहन में कोई दूसरा टॉपिक हो जिस पर आप कंफ्यूज हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वस्सलाम।